नंबर थर्ड का सेकंड करेंगे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या बोला यहाँ पर, लार्जर दिया मतलब यहाँ पर एंगल्स की बात हो रही है, तो मतलब कोई एंगल लार्जर है, एक लार्जर है तो दूसरा स्मॉलर होगा ही सही है ना। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल का वो एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, एक्सीड के लिए प्लस का साइन याद रखना, एक्सीड से किससे ज्यादा है, जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से एक्सीड यानी ज्यादा है, कितने से ज्यादा है 18 डिग्री। यानी कहने का मतलब सिंपल वे में अगर बोलूं तो यहाँ पे वही बड़े और छोटे का जो डिफरेंस है, ये बड़ा एंगल है छोटा एंगल है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 18 है। ओके, फिर फाइंड देम, अब उनको निकालना है, किसको निकालना हमको, फिर यहाँ पे वही बात हो गई कि जो बड़ा एंगल है हमारा लार्जर एंगल है और जो स्मॉलर एंगल है, ओके, इनको हमको एक्स और वाई मानना पड़ेगा, और एक्स बड़ा है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द लार्जर एंगल, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री, वाई डिग्री आ गया ये, स्मॉलर एंगल बी वाई डिग्री। और वेयर यहां लिख सकते हैं हम, वेयर एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी एक्स डिग्री वाला जो एंगल है वो वाई डिग्री एंगल से बड़ा है। ओके, अब हम यहां सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए टी क्यू लिख देता हूं इसके लिए मैं शार्ट में, ए टी क्यू। अब यहां पर दिया था उसने लार्जर, पहले तो यहां सप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर इक्वेशन बनाने जाएंगे तो हमारा यहाँ पे एक ही इक्वेशन दिख रही है हमको, याद रखना सब यहाँ पर जब भी सप्लीमेंट्री एंगल की बात आ जाए तो दो एंगल का जो टोटल होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको एक लाइन लिख देना चाहिए कि वी नो दैट द सम टोटल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का जो टोटल होता है 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं ऐसा। तो यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं अपन, अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई यानी x डिग्री प्लस y डिग्री, ये दो सप्लीमेंट्री है, हो गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल की जब बात होगी तो 180 डिग्री यहां पर लिखेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो फिर वो 90 डिग्री होता है, जैसा ये भी जानते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं 1, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, यानी एंगल की बात चल रही है तो डिग्री लगाया हमने यहाँ पे, है ना, क्योंकि वो उसने लिखा फाइंड देम, देम मतलब वो दोनों एंगल निकालना है तो डिग्री में ही आएंगे, है ना, तो डिग्री लगाना जरूरी है। आया है कि नहीं। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब सेकंड लेते हैं कि जो लार्जर है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, कितने एंगल थे हमारे पास, सप्लीमेंट्री 2 एंगल थे, तो एक्स वाई की बात चल रही है यहाँ पर। तो जो लार्जर है, तो लार्जर हमने किसको माना, यहाँ पर हमने माना एक्स को। तो जो लार्जर एंगल है एक्स डिग्री वो एक्सीड है किससे, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है, यानी जो लार्जर है वो छोटे वाले एंगल, यानी उसकी जो छोटे वाले एंगल की जो वैल्यू है, यानी वाई की जो वैल्यू है उसमें 18 प्लस कर दो तो वो लार्जर एंगल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वाई डिग्री से कितना ज्यादा है 18, ये आया ना, ये यहाँ पे आ गया तुम्हारा। यहाँ पर ले सकते हैं अपन लार्जर ऑफ 2 एंगल यानी एक्स डिग्री, वो एक्सीड है, एक्सीड के लिए प्लस का साइन आया, कितने से एक्सीड है 18 से, ये एक्सीड हो गया 18 से, और किससे, स्मॉलर से, तो स्मॉलर एंगल यानी स्मॉलर एंगल से एक्सीड है 18 डिग्री। ओके, अब ये इसको सोल्व कर लो, तो एक्स डिग्री और ये प्लस का वाई डिग्री इधर आएगा वेरिएबल होने के कारण, तो ये वाई डिग्री इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 18, और इस तरह से हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 से थर्ड बनाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर अब क्या करेंगे हम, y की वैल्यू निकालना, तो x को उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहां आ जाएगा y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारी। अब ये यहां पर y की जो वैल्यू है, अब इसको ट्रांसफर कहां करेंगे हम, सेकंड में, तो यहां पे आ जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y in equation 2, x माइनस वाई डिग्री, x डिग्री माइनस वाई डिग्री इक्वल टू 18, ये सेकंड थी। अब इसमें हमको y की जगह y की वैल्यू पुटअप करना है, जैसा हमेशा बताता आया हूं मैं, हमेशा बताया है कि यहाँ पर y की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखना है, अदरवाइज यही गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। तो y की जगह y की वैल्यू लिख देंगे हम 180 माइनस x डिग्री इक्वल टू 18। अब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखो ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये माइनस का 180 हो जाता, पर ये साइन चेंज नहीं करते, x से x कट जाता आपका, तो फिर वैल्यू किसकी आती। इसलिए बार बार मैं कहता हूं कि y की वैल्यू को ब्रैकेट में ही लिखना है हमेशा। तो ये x डिग्री माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम, तो 180 डिग्री माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x डिग्री इक्वल टू 18। अब ये 180 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, और x से x से दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये 2x हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 18 प्लस 180 डिग्री। अब ये इनको प्लस कर दो तो 198 हो जाएगा ये, तो 2x की वैल्यू आएगी 198 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालना है, तो 198 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 2 9 जा 18, 99 डिग्री। ये x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख देंगे x, तो ये y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी हमारी। तो यहां पे लिखते हैं पुटिंग x इक्वल टू 99 डिग्री इन इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या है, y इक्वल टू 180 माइनस x डिग्री, तो y डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं अपन यहाँ पर, तो 180 डिग्री माइनस x की जगह x की वैल्यू लिखेंगे 99, और 99 डिग्री माइनस कर दो इसमें से, तो ये आएगा हमारा आंसर 81 डिग्री, ये आंसर आ गया हमारा। यानी कि यहाँ पर फिर आंसर लिखते समय हम x और y नहीं लिखेंगे। याद रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन में x y के आंसर कभी लिख के मत आना, अदरवाइज आधा या एक नंबर डिडक्ट कर देता है एग्जामिनर, है ना। उसमें क्या करना पड़ता है हमारे को यहाँ पर, क्योंकि हमसे x y की वैल्यू नहीं पूछी, उसने बोला था यहाँ पर कि वो एंगल बताओ लार्जर और स्मॉलर, तो यहाँ पे आएगा लार्जर एंगल इक्वल टू 99, जिसको हमने x माना था, और यहां पर आएगा स्मॉलर एंगल जो कि आया 81। चेक करना हो तो हमारा आंसर हम चेक कर सकते हैं आप किस तरह से। उसने बोला था कि यहाँ पर दोनों का टोटल लगा 180 होना चाहिए, देखो 180 हो रहा है टोटल, 9 और 1 10, 0 9 9 18 हो गया, ये 180 टेली हो गया। दूसरी तरह से भी चेक कर सकते हैं, उसने बोला था कि जो हमारा लार्जर एंगल है यानी 99 डिग्री है वो स्मॉलर से यानी कि 81 से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, उसने ये बोला था। लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, दोनों को प्लस कर दो तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, 8 और 1 9, 8 और 1 9, ये बराबर होगा 99 डिग्री। ये हो गया हमारा चेक, मतलब हमारे द्वारा जो x और y यानी लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल के जो आंसर फाइंड आउट किए गए करेक्ट है। ऐसा हम एग्जाम में आसानी से चेक कर सकते हैं ताकि कोई टेंशन भी नहीं हो एग्जाम में, और अगले क्वेश्चन हम करें। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर का क्वेश्चन, जिसमें दिया गया कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। यानी कि एक क्रिकेट टीम है, उसकी जो कोच है, कोच यहाँ पर एक लेडीज है क्योंकि आगे हमको क्वेश्चन में शी लिखा है ना। तो कोच ने क्या करा, 7 बैट और 6 बॉल्स ये खरीदी, और 7 बैट खरीदे, 6 बॉल खरीद रहे हैं, और टोटल रुपए दिए हमको, टोटल इंडिविजुअली नहीं दिया कि उसने बैट के लिए कितना रुपया दिया, बॉल के लिए कितना रुपया दिया, केवल उन्होंने दे दिया कि ये 7 बैट्स और 6 बॉल खरीदी हमने और उसका 3,800 रुपये बिल हुआ, तो वो उसने पे कर दिया। आ गया ये, यहाँ पर एक बैट एक बॉल की कीमत हमको मालूम नहीं है, नहीं तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। फिर आगे दिया है लेटर, ये देखो पहला फुल स्टॉप हुआ, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। उसके बाद क्या हुआ, लेटर शी बाइज, अब उसने क्या करा, 3 बैट्स और खरीदे उसमें और 5 बॉल्स, 3 बैट्स 5 बॉल खरीदी और उसमें उसका पेमेंट कितना किया, 1750। ओके, ये दूसरी सिचुएशन हो गई, यानी दूसरी इक्वेशन के लिए दे दिया।
फिर हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ ईच बेट एंड ईच बॉल, यानी एक बेट हमने किस रेट से खरीदा और एक बॉल किस रेट से खरीदी, यहाँ पे एक एक की कीमत। तो ये कंबाइंड वैल्यू दे रखी है, इसके आधार पर हम यहाँ पर क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि एक बेट की कीमत और एक बॉल की कीमत क्या है। तो हम पहले उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ वन बेट बी रुपीज एक्स एंड that of means we cost of and that of ball, that of a ball b rupees y, यानी हमने यहां पर क्या माना है कि एक बेट की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट यानी खरीदने की कॉस्ट वो 100 रुपए है एक बेट की, और एक बॉल की कितनी है, यहां पर y रुपीज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर देखेंगे हम एक बेट, देखो एक बेट कितने का है, 100 रुपए का, 100 रुपए का। तो 7 बेट खरीदे, 7 बेट खरीद रहे हैं। एक बेट की कीमत अगर मैं बता दूं आपको थोड़ी सी देर के लिए कि 100 रुपए एक बेट की कीमत है, तो 7 बेट की कितनी होगी, 700 आ रहा है। तो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमको 7 बेट, नंबर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ बेट तो मालूम है हमको, लेकिन ये प्राइस नहीं मालूम है की, तो हमने इसको x माना है। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, 7x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि हमने 7 बेट खरीदे। तो एक्चुअल में ये 7 बेट नहीं है, x का मल्टीप्लाई कर दिया और x क्या था, उसका रेट था। तो ये जो 7x आया एक्चुअल में टोटल अमाउंट ऑफ 7 बेट्स, यानी कि कितना हमने 7 बेट्स के लिए पे किया वो आ गया हमारा 7x। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, उसने 6 बॉल्स खरीदी इसी के साथ। एक बॉल की कीमत हमने क्या मानी यहाँ पर, y। तो 6 बॉल की वो कीमत कितनी होगी, टोटल 6 बॉल खरीदी, उसके लिए कितना पैसा चुकाया। जब एक बॉल के लिए हम y रुपए चुका रहे हैं तो 6 बॉल के लिए हम 6y रुपीज चुकाएंगे, 6y। अब ये दोनों प्राइस आ गई, ये टोटल कॉस्ट ऑफ बेट है और ये टोटल कॉस्ट ऑफ यहाँ पर बॉल है, और ये दोनों के बीच में मैंने प्लस का साइन लिया क्योंकि दोनों को मिला के कुल उसने, कोच ने कितना पेमेंट किया, 3800 रुपीज। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लेंगे सेकंड इक्वेशन। लेटर शी बाइज 3 बेट्स, देखो 3 बेट और 5 बॉल खरीदी। फिर वही एक बेट की कीमत कितनी हमने मानी पहले x, तो यहाँ पे खरीदा कितने, यहाँ पर क्वांटिटी है उसकी 3, तो 3x हो जाएगा सिमिलरली 3x। और यहाँ पर बॉल्स कितनी खरीदी, एक बॉल की कीमत हमने मानी है y, 5 बॉल खरीद रहे हैं तो 5y, यानी कि ये 3x और 5y आया क्या, एक्चुअल में ये कॉस्ट ऑफ बेट आई और ये कॉस्ट ऑफ बॉल, और टोटल कॉस्ट ऑफ बेट एंड बॉल ये कितनी हमने चुकाई, 1750 ये चुकाई हमने। तो 1750 यहाँ लेंगे, और इस तरह से ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड। अब क्वेश्चन में इसकी ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर बुक्स के अंदर आप देखना तो उसमें लिखा है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या कैसे करेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से हम इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 से 3 बनाते हैं, और 3 में जिसकी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उस वेरिएबल को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। चलो अब देखते हैं, देखो कैसे करते हैं हम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से हम 3 बना रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है। अब इसमें हमको y की वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो हम चाहते हैं कि y की वैल्यू निकाल लें, एक्चुअल वैल्यू नहीं आएगी है ना। तो ये 7x को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर क्या बचेगा हमारा 6y इक्वल टू 3800 माइनस 7x, ये 7x आ गया है। फिर y की वैल्यू निकालना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये इंटू में है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं होता, बताया मैंने पहले कई बार। तो ये 6 इंटू का, तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3800 माइनस 7x, इसके अपान में, दोनों के अपान में आएगा 6, और इस तरह से y की वैल्यू आ गई, पर एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि y किस पे डिपेंड है, x पर।
जब तक x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे 7 मल्टीप्लाई करके उसको 3800 में से माइनस करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तब जाके y की वैल्यू प्राप्त होगी, जो कि हम बाद में निकालते हैं। तो यहां पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो y की वैल्यू आई हम इक्वेशन नंबर 2 में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि y को छोड़ के बाकी सभी जगह सब जितने भी ये डिजिट्स दे रखे हैं, वेरिएबल दे रखे हैं, सब एज इट इज आएंगे। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में ट्रांसफर कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x, देखो वैल्यू पुट अप कर रहा हूं मैं, 3x एज इट इज लिखेंगे प्लस 5, ये भी एज इट इज आएगा। सिर्फ y की जगह मेरे को y की वैल्यू जो कि ये राइट हैंड साइड में दे रखी है, ये पुट अप कर दूंगा मैं। तो यहां पर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाना बहुत कंपलसरी है। यहाँ पर 3800 माइनस 7x और इसके अपान में आएगा 6, ये हो गया, y की वैल्यू पुट अप कर दी मैंने यहाँ पर ना। अब इसके बाद लिखेंगे 1750। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर इस स्टेप में, 3x प्लस, अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ पर 0 0 आ जाएगा, 5 8 जा 40 का 0, कैरी किया 4, 5 3 जा 15, 15 और 4 19, यानी 19,000 आएगा, हो गया। अब इसके बाद माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 7x में, तो 5 7 जा 35x आ जाएगा, 35x। और ये 6 केवल यहाँ पे देखो, ये प्लस का साइन इसके अपान में नहीं है, ये 6 इसी के अपान में, ये जो मल्टीप्लाई किया इसके अपान में, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने पे जो हमको रिजल्ट प्राप्त हुआ उसके अपान में ही लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखते हैं, इधर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। और इक्वल टू 1750 इक्वल टू उधर लिखेंगे। अब इसमें हम इसको न्यूमरेटर को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ 1 है। अगर दोनों सेम होते तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर देते प्लस का साइन होने पर, और माइनस होता तो माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमको क्या करना पड़ता है, या तो एलसीएम से निकालो, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ हम एलसीएम का यूज नहीं करेंगे। चाहो तो एलसीएम से भी करोगे तो वही रिजल्ट आता है। तो मैं 5 एरोज मल्टीप्लिकेशन मेथड के अनुसार बताता आया हूं अभी तक, अभी भी आगे भी हम वही मेंटेन करेंगे। ओके, तो 6 का मल्टीप्लाई, देखो ट्रिपल एरो मल्टीप्लाई करना है हमको, तो 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3x में। 6 3 जा 18x, यानी ये मल्टीप्लाई हो गया मेरा ये फर्स्ट एरो। अब ये 1 का मल्टीप्लाई करूंगा यहां से यहां तक, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पे ये कि यही हमारे पास डिजिट्स नंबर्स ये ऐसे ही आएंगे, तो 1900 और एक 0 और 19,000 माइनस 35x एज इट इज आ जाएगा। और नीचे 6 का ये थर्ड वाला ये एरो जो नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, यानी 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6 और इक्वल टू आएगा 1750। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहां पर 18x और 35x, यहां पर ध्यान देना, 35x और 18x को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर वेरिएबल x है, इधर भी वेरिएबल x है। अब 35 में से 18 माइनस करो तो यहां पर आ जाएगा ये 17x, माइनस में माइनस का 17x आएगा, ये हो गया। अब आगे देखेंगे प्लस का 19,000 और इसके अपान में हम लिखेंगे 6 इक्वल टू 1750, यानी यहां पर x वेरिएबल होने के कारण ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। बड़ी डिजिट यहां पर बड़ी थी जो 35 है, वो माइनस की बड़ी थी, 18 प्लस का छोटा था, तो साइन लगाना भूलना मत, क्योंकि यहां पर अधिकांश मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर माइनस का 17x प्लस 19,000 अपॉन 6 इक्वल टू 1750 स्टेप आई। अब इसके आगे हम 1 मान के ये क्या करते हैं, इसका बता चुका हूं मैं पहले भी। अब डायरेक्ट एक काम करो, सीधे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इक्वल टू का साइन है इसलिए। ओके, तो माइनस 17x प्लस 19,000 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 17x प्लस 19,000
इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और 1750 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1750 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, फिर 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45, 4 कैरी किया, 6 1 जा 6 और 4 10, 6 1 जा 6 और 4 10। चलो ये 10,000 कितना आ रहा है, 500 आ रहा है, 10,500। ये हो गया। इस तरह से ये सिंगल लाइन आ गई हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। अब ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे, 19,000 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आएगा माइनस का 17x इक्वल टू 10,500 प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 19,000, माइनस का 17x इक्वल टू, अब 10,500 और 19,000 का डिफरेंस निकालेंगे। अब 19,000 बड़ा है, यानी माइनस में आएगा आंसर हमारा, और 19,000 में से 10,500 माइनस कर दो तो ये आता है 8,500। 8,500 ये माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। अब 17x की वैल्यू आ रही है हमारी 8,500। हमको निकालना है वैल्यू x की, क्योंकि x हमने क्या माना यहाँ पर, एक बेट की कीमत पूछी है उसने, एक बेट की कीमत हमको फाइंड आउट करना है, तो हमको 17 हटाना पड़ेगा, और ये चूंकि वेरिएबल नॉन वेरिएबल के बीच में इनटू का साइन है, इसलिए 17 कहाँ जाएगा, इसके अपॉन में जाएगा, अपॉन में लिखेंगे, और 8,500 को हम 17 से डिवाइड कर देंगे। तो आगे की स्टेप हम इधर ले लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं x से इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है, केवल 8,500 डिवाइडेड बाय 17 लेना है। 8,500 डिवाइडेड बाय 17, और 17 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 500, यानी x की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई 500 रुपीज से। यानी हमको ये मालूम पड़ गया यहाँ पर कि एक बेट की कीमत कितनी है, यहाँ पर 500, यानी 500 रुपए का एक बेट है। अब चेक करके हम देखेंगे भैया थोड़ी देर। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी बेट की वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना किसकी वैल्यू है, यहाँ निकालना हमको वैल्यू y की, यानी बॉल की। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब ये जो x की वैल्यू आई है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, y कब y किसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर x के ऊपर। तो x की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे और हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 3 से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी y की। तो y की जगह y लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल टू 3,800 माइनस 7 एज इट इज लिख देते हैं, 3,800 माइनस 7, और उसके बाद लिखेंगे x की जगह x की वैल्यू 500, और अपान में आ जाएगा इसके अपान में 6। बस इसको सॉल्व कर लो, एक बॉल की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 3,800 माइनस इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3,500 आ जाएगा, अपान में आएगा 6, फिर y का y इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखेंगे। 3,800 में से 3,500 माइनस कर देंगे, तो यहां पर बचेगा हमारा 300। ओके, अब आगे 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 6 1 जा 6 5 जा 30, और एक 0 काट के यहाँ पे लिख देते हैं 50, यानी कि y की वैल्यू हमको मालूम पड़ गई यहाँ पर कितनी है, 50 रुपीज। यानी एक बेट की कीमत 500 रुपए, एक बॉल की कीमत कितनी है, 50 रुपीज। तो जैसा मैंने पहले कई बार बोला है, हमको x इक्वल टू 500, y इक्वल टू 50 रुपीज नहीं लिखना है। हमसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कॉस्ट ऑफ ईच बेट, हर एक बेट की कीमत, यानी एक बेट की कीमत, एक बॉल की कीमत बताना है। एक्स वाई तो हमने हमारी फैसिलिटी के अनुसार हमने उसको सॉल्व करने के लिए माना था, लेकिन यहां पर हम क्या लिखेंगे अब आंसर में, कॉस्ट ऑफ वन बेट, कॉस्ट ऑफ वन बेट इक्वल टू रुपीज 500, और कॉस्ट ऑफ वन बॉल, ओके, वन बॉल इक्वल टू रुपीज 50। अब चेक करना हो, हम चेक कर सकते हैं आंसर को। देखो चेक कैसे करेंगे, क्वेश्चन में बोला था उसने कि हमने 7 बेट खरीदे, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन से चेक कर रहे हैं, आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन से भी चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखते हैं, एक बेट की कीमत हमने कितनी मानी है, मानी थी यहाँ x, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 500। तो 500 का अगर 7 में मल्टीप्लाई करूं, 7 बेट की कीमत आ जाएगी मेरी, यानी 7 × 500 और प्लस
6y, यानी एक बॉल की कीमत मेरी थी y, 6 बॉल की कीमत कितनी है यह मालूम नहीं था, अपन ने y माना था। अब y की वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पे और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं और फिर टोटल लगा दूंगा तो 3800 आ जाएगा, जैसा कि अपन चेक करके देखते हैं नीचे। 6 और y की जगह मैं 50 लिखता हूं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 7 बैट की कीमत 6 बॉल की कीमत निकाल लो, दोनों को ऐड करो, हमारा आंसर ये अगर प्राप्त हो जाता है इसका मतलब हमारा x का और y का आंसर सही निकाला। ये हम एग्जाम में चेक कर सकते हैं ताकि हमारा सवाल कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3500, 6 5 जा 30 और आगे एक 0, यानी ये देखो टोटल लगा इसका तो ये आ जाएगा 3800। ओके, ये इतने रुपीस हमने चुकाए थे, ये 3800 टैली हो गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं।